हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज और आज हम बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड वाला लेक्चर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ पर है वो। हम्म, हम आज करेंगे कंसंट्रेशन सेल्स, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं, इससे पहले आएगा कंसंट्रेशन सेल्स। हम करने वाले हैं आज इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये रहा कंसंट्रेशन सेल्स, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं कंसंट्रेशन सेल। हमने सेल के बारे में पढ़ा, ठीक है, वो चीज आपको याद है, नर्नेस्ट इक्वेशन की, वो भी लर्न होगा। अभी हम करेंगे कंसंट्रेशन सेल। तो सेल आप लोगों ने कर लिया, ठीक है भाई, लेकिन अगर उसकी स्टैंडर्ड कंडीशनें बदल दें, सेल की स्टैंडर्ड कंडीशनें बदल दें तो क्या होता है। तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। जैसे नर्नेस्ट इक्वेशन क्या कहती है, ई सेल इक्वल क्या होता है, ई नोट माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन नेचुरल लोग। नेचुरल लोग होता है, नहीं लोग होता है। लॉग लोग होते लोग लोग क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है ना। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है जो भी सर, कंसेंट लेकिन ये होता है। तो 298 केल्विन पे होता है ना। हाँ, वो सब कुछ अंदर आ गया, ठीक है। ये स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर ऐसा कुछ होता है। लेकिन अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड स्टेट्स बदल दूं, ठीक है, इसका टेम्परेचर बदल दिया तो आरटी आ जाएगा, नेचुरल लोग, वो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इसी तरह से इसी बेस पर बनाए गए कंसंट्रेशन सेल्स। कंसंट्रेशन सेल्स मतलब, तो सेल के ये भी एक वन ऑफ द टाइप है कंसंट्रेशन सेल का। तो उसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन सेल्स कंसिस्ट ऑफ द टू इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल। इलेक्ट्रोड का मटेरियल सेम है, याद रख लेना। इलेक्ट्रोड का मटेरियल सेम है। तो देखो मैं यहां पर जिंक का सेल बनाता हूं, सपोज दैट, ठीक है, इस तरफ बनाते हैं हम जिंक का सेल। तो आपने जिंक और कॉपर का सेल पढ़ा है ना। यस सर। जो हमारा गैल्वेनिक सेल है, सबसे पहला एग्जांपल है जिंक और कॉपर। मैं वैसा ही कुछ बना रहा हूं, लेकिन यहाँ पर कॉपर की बजाय मैं दोनों ही जिंक ले रहा हूं। तो दोनों रोड्स मेरे पास जिंक की हैं, ठीक है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, दोनों ही जिंक की रोड हो। सपोज ये भी जिंक है इलेक्ट्रोड, ये भी जिंक का इलेक्ट्रोड है। तो दोनों सेम है, तो डेफिनेट सी बात है इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो नहीं करेंगे। बट एक तरीका है, सोचिए जरा, इसकी जो कंसंट्रेशन है ना ZnSO4 की, ZnSO4 का सॉल्यूशन यहाँ पे अंदर भरा हुआ है, उसमें भी ZnSO4 ही है, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे पास ZnSO4 है। लेकिन इन दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन वन मोलैरिटी से मैं चेंज कर देता हूँ। एक की कंसंट्रेशन ज्यादा और एक की कंसंट्रेशन कम। तो मान लो कि पहली जो हमारी वो है, हमें क्या चाहिए, अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स इस लेफ्ट वाले से राइट की तरफ जाने चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना चाहिए, है ना। ये होना चाहिए एनोड, एनोड पर होता है नेगेटिव, ठीक है। ये होगा कैथोड पॉजिटिव, ठीक है। और इसके ऊपर होगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ ईच इलेक्ट्रोड डिपिंग इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओवन आयंस, द सॉल्यूशन बीइंग डिफरेंट कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन बीइंग डिफरेंट कंसंट्रेशन। अब देखो ये जो अंडरलाइन लगाया ना मैंने, दैट इज कॉल्ड नोट्स। मैं इसी की बात कर रहा था अभी आपसे कि ये होते हैं नोट्स। आपने पूरा मटेरियल पढ़ लिया, सब कुछ है इसमें, 100% है ये। लेकिन आपको पता है कि जब आप रिवाइज करोगे तो सारा नहीं पढ़ोगे दोबारा। तो हम 100% में से जो अंडरलाइन कर रहे हैं सिर्फ उसको पढ़ेंगे, दैट इज कोल्ड नोट्स, ठीक है। नोट्स का मतलब ये होता है कि आपको अगर लगता है कि ये चीज भी मेरे लिए तो बकवास है, सुपोज दैट कि आपको ऐसा लगता है सर ने तो ऐसे लगा दिए, कंसंट्रेशन सेल याद होने के बाद तो ये याद ही हो जाएगा, डेफिनेटली आपको ये हमेशा याद रहेगा। बट अगर आपको कोई चीज ऐसी लगती है कि ये याद नहीं रहेगी तो उसको मार्क करो, अगर ये लर्न रह सकता है तो इसको मार्क मत करो। ये आपकी चॉइस है। इसलिए हर इंसान के नोट्स अलग होते हैं, वो अपने हिसाब से नोट्स बनाता है। कुछ चीजें मेरे लिए बहुत कॉमन है, मैं उसको नोट्स में इंक्लूड नहीं करूंगा। कुछ चीजें मेरे लिए स्पेशल है, मैं उसको नोट्स में इंक्लूड करूंगा। सब इंसान का स्पेशलिटी और कॉमन चीजें अलग अलग होती हैं, है ना। इसलिए सबके नोट्स अपने अपने होते हैं। बट एट लीस्ट मैं कोशिश करता हूं कि सारा मटेरियल इन शॉर्ट में अंडरलाइन हो जाए। ये मेरा स्टाइल है, ठीक है। तो आप भी अपना अपना स्टाइल के हिसाब से कर सकते हो। टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय द साल्ट ब्रिज, तो इनके बीच में साल्ट ब्रिज तो होगा, डेफिनेटली होगा, ये बात भी कंफर्म्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर भाई साल्ट ब्रिज भी होगा, ये भी याद रख लेना, ठीक है, वरना तो हमारा सेल ही काम नहीं करेगा। अब देखो इन्होंने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, एजी सॉलिड एजी पॉजिटिव, कंसंट्रेशन इसकी A1 लगा रखी है। सपोज दैट मैं इसकी कंसंट्रेशन लगा देता हूँ C1, ये कंसंट्रेशन है C1, C1 कंसंट्रेशन, ठीक है। ये कंसंट्रेशन है बेटा, और A1, और दूसरा देखो Ag पॉजिटिव से A2 कंसंट्रेशन है उसकी, और वो Ag बन रहा है, सॉलिड वापस बन रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन उसने लगा दी A2। तो मैं इसकी कंसंट्रेशन दूसरे वाले की यहाँ C2 लिख देता हूँ, ठीक है। ये C2 कंसंट्रेशन है।
A1 जो है वो छोटा है A2 से, सीधी सी बात, यानी कि C1 जो है यहां पर C1 होगा, वो C1 इज लेस देन C2। ये वाली कंसंट्रेशन हाई है, इसका मतलब इसके अंदर ZnSO4 का हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, इसमें लो कंसंट्रेशन। तो लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस सेल। समझ में आ गया? यस सर। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां लो कंसंट्रेशन होगी वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, याद रख लेना। हाई वाला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा, लो वाला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है, ये चीज कंफ्यूज करती है कई बार बच्चों को, फॉर्मूले के अंदर भी वो गड़बड़ करते हैं। तो ये याद रख लेना C1 कौन सा है और C2 कौन सा है, और कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने Ag वाला सेल दिया, तो देखो Ag का सेल बना रखा है A1 कंसंट्रेशन, फिर Ag2 वाला सेल बना रखा है और A2 वाला A2 कंसंट्रेशन, और दोनों के बीच में साल्ट ब्रिज भी लगा रखा है। ये रहा साल्ट ब्रिज, दिख रहा है सभी को? यस सर। A1 A2 आर कंसंट्रेशन ऑफ ईच हाफ सेल। तो देखो अगर ऐसा किया जा सकता है जैसा इन्होंने किया, ठीक है, इसको कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं, तो इसका एक रिवर्स एक और मेथड कर सकता हूं मैं। वो क्या है पता है? अगर मैं जिंक की कंसंट्रेशन कम ज्यादा कर दूं तो, अब आप कहोगे जिंक की कंसंट्रेशन कैसे कम ज्यादा होता है? एक जिंक तो मैं लगा दूंगा इम्प्योरिटी वाला जिंक, और एक जिंक लगा दूं प्योर जिंक। या फिर ऐसा करूं, एक में इम्प्योरिटी ज्यादा हो जिंक की रोड में, एक में इम्प्योरिटी कम हो जिंक की रोड में। ऐसा भी कर सकते हैं। क्लियर यस है? सर। और जो नीचे वाली कंसंट्रेशन है ZnSO4 की, वो सेम रखूं, कंसंट्रेशन सेम रहेगी, इलेक्ट्रोड अलग हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। और ये वाला जो है ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, यानी इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है आयंस की वजह से, तो वो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है। क्लियर है बेटा, समझ में आया? यस सर। तो लेफ्ट हैंड साइड द नरनेस्ट इक्वेशन इज, तो देखो नरनेस्ट इक्वेशन A1/A2 होता है, n इज 1, टेम्परेचर 298। तो ये n इज 1, ये n किसके लिए 1 है भाई? ये n जो है वो Ag, इस Ag वाले एग्जांपल के लिए 1 है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है कौन एक्सेप्ट कर रहा है, A2/A1। ठीक है, नेगेटिव। अब E नोट, अब यहाँ ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर E नोट स्टैंडर्ड वाला सेल की जरूरत नहीं होती इस फॉर्मूले में, ये बात याद रख लेना। यहाँ नरनेस्ट इक्वेशन अगर कंसंट्रेशन सेल के लिए देख रहे हो आप, तो वो ई सेल जो होता है वो ई नोट माइनस समथिंग समथिंग, ई नोट की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाती है। ठीक है, कंसंट्रेशन सेल्स के अंदर कैसे होती है उसकी एक डेरिवेशन है छोटी सी, वो कभी आएगा तो तब हम जरूर करेंगे। ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो ये फॉर्मूला अब याद रखिएगा कि ये कंसंट्रेशन सेल्स के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, नरनेस्ट इक्वेशन कंसंट्रेशन सेल के लिए। आ गया था लाइक वाइज द ईएमएफ ऑफ द सेल कंसिस्टिंग द टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ईएमएफ की वैल्यू निकालते हो P1/P2, अगर प्रेशर की बात है ना, प्रेशर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑपरेटिंग डिफरेंट प्रेशर P1 एंड P2, P1 बड़ा है P2 छोटा है। अब यहां पर कंफ्यूजन क्यों होती है C1 C2 के केस में? इसकी वजह ये है, P1 बड़ा है P2 छोटा है। अब देखो ज्यादा कंसंट्रेशन वाला पहले कहां था? C2 जो था वो नीचे था, ऊपर से नीचे, ये आएगा log C1/C2, ऐसा था ना ये। ठीक है, और इसमें आएगा P1/P2 जिसके अंदर P1 बड़ा है। अब ये प्रॉब्लम आ गई, यानी जब प्रेशर की बात करते हैं तो P1/P2 आ रहा है, P1 जो है वो बड़ा है जबकि वहां C1 छोटा था। ये क्लियर हो गया? सर क्यों वैसे बड़ा होता है? अगर कंसंट्रेशन कम है तो प्रेशर क्यों ज्यादा है? इसकी एक डेरिवेशन है बेटा। प्रेशर यहाँ कंसंट्रेशन में A1 आता है और A2 आता है। ठीक है, सेम एज इट इज P1 और P2 के केस में ऊपर P1 और नीचे P2 आएगा, इसकी एक डेरिवेशन। और यहाँ पर माइनस का साइन भी नहीं, ध्यान से देखना, ये प्लस का साइन है। ये समझ में आया? तो यस सर। ये डेरिवेशन से होता है, तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, नीड नॉट टू गो इनटू डेप्थ ऑफ द डेरिवेशन। सीधी सी बात है, अगर आपके सिलेबस में कहीं आई तो डेफिनेटली आपको बताएंगे, अगर नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है। 298 पर है, ये आपको बताइए। ये समझ में आ गया भाई, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ से कंसंट्रेशन सेल क्या होता है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन सेल का दूसरा टाइप भी है, मैंने आपको बताया कि रोड कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल भी होते हैं। अब मुझे नहीं पता है इतना कि वो आपके सिलेबस में क्यों नहीं है, लेकिन हमने तो दोनों करवा रखे हैं। ठीक है, एमएससी के अंदर जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करते हैं एमएससी के बाद में नेट के पेपर में, तो वो दोनों में आते, दोनों तरह के आते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बड़े बड़े फॉर्मूलाज भी आते हैं उसमें। ठीक है, आगे देखिए, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एंड ईएमएफ, मेटल मेटल इनसोल्यूबल साल्ट इलेक्ट्रोड। अब ये चीज याद रखने वाली है, इसकी हेडिंग जरूर ध्यान रखेगा, मेटल मेटल इनसोल्यूबल साल्ट इलेक्ट्रोड। अब एक चीज याद रखना, मैं पहले ही आपको आगाह कर देता हूं कि आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा
छोटे से एरिया में ही हमने 2 फॉर्मूले कर लिए, कंसंट्रेशन सेल पूरा कर लिया, और 2 अलग अलग फॉर्मूले आए, दोनों में कंट्रोवर्सी सी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। फिर उसके बाद में मेटल मेटल इलेक्ट्रोड इनसोल्यूबल, जिसमें सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट आ गई, जो कि इक्विलिब्रियम वाले लेसन में थी +1 में, तो वो यहाँ पर भी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ऐसी ही कुछ चीजें स्लाइड्स के अंदर, जो मैंने बोला कि हम लोग जो स्लाइड्स बना रहे हैं, कंटेंट टीम स्लाइड नहीं बना रही है, तो स्लाइड देखो, हम लोग स्पेशलिस्ट नहीं है स्लाइडों के, कोई मटेरियल हमें मिल नहीं रहा, नेट पर फोटो नहीं मिल रहा, लिखा हुआ प्रिंटेड नहीं मिल रहा, ई नोट सेल लगाना है, ई नोट ऊपर और सेल नीचे लगाना है, नहीं लगता भाई हमसे टाइपिंग में, वी आर टीचर्स, नोट द प्रोग्राम एडिटर और प्रोग्राम जो बनाते हैं, या फिर जो स्लाइड्स प्रेसिपिटेट बना स्लाइड पीपीटी बनाते हैं, वैसे वो नहीं है हम, ठीक है। तो दैट इज वाई वो मिस कर जाते हैं टीचर्स उन चीजों को, कि छोड़ो छोड़ो इसको छोड़ देते हैं, ये फॉर्मूला सीधा लिख देते हैं, है ना, इस टॉपिक को ही छोड़ देते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स मिस हो जाते हैं। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा था कि भाई टॉपिक मिस हो रहे हैं, आई डोंट लाइक दैट। मुझे पता है वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी आपको करवा दी सॉल्यूशन में, तो कवर हो जाएंगे, डोंट वरी। कोशिश की है कि सारे टॉपिक करवा दूं, मैंने खुद भी स्लाइडें बनाई बहुत अच्छे तरीके से, मैं बता रहा हूँ, कोशिश की है सारी स्लाइडें बनवा दूं, सारी स्लाइडें मैं खुद बनाऊं, लेकिन नहीं पूरे होते भाई। और स्लाइड बनाने में बहुत बहुत टाइम कंज्यूम होता है, और फिर उसमें भी कुछ ना कुछ रह जाता है, तो टाइम, लोड्स ऑफ टाइम होना चाहिए, ताकि मैं सारा पढूं, एक एक टॉपिक उठाऊं, ये टॉपिक पूरा हो गया, ये टॉपिक पूरा हो गया, मुझे मैच करना पड़ेगा, टैली करना पड़ेगा, ये हो गया, हाँ ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, इसको कुछ इंटरेस्टिंग या कलर बदल के लिखूं, इसको ऐसा लिखूं, इसको वैसा लिखूं, उसमें मेरे को टाइम चाहिए ना बेटा। एक स्लाइड, एक एक क्लास की स्लाइड बनाने के लिए 2 से 3 दिन चाहिए, सही तरीके में माना जाए तो इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ आपको वैसे टॉपिक्स मिलेंगे, और ये कंप्लीट वो होगा, डोंट वरी, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको एक बुकलेट जो भेज रखी है, मैंने बोला कि सभी सब्जेक्ट के फॉर्मूला बुकलेट जो भेज रखी है, वो इस लेसन को पूरा करने के बाद वो डायरेक्ट पढ़ोगे, सब आता होगा उसमें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है, अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, जैसे MX एक रिएक्शन है, M × X, मेटल के साथ में हेलोजन लगा हुआ है, एक्स को हेलोजन से रिप्रेजेंट, हेलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, M × X, तो M पॉजिटिव और X नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, M × X, पता है ये सबको। इस, सर इसका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट जो होगा वो M पॉजिटिव और X नेगेटिव की आयंस की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई होगा इक्विलिब्रियम के ऊपर। द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट इज ए काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर ही होता है। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन होता है, तो यहाँ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आयनिक प्रोडक्ट और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है, बता सकता है कोई। सर आयनिक प्रोडक्ट आपका किसी भी उस पे होता है, मतलब जरूरी नहीं होता कि सैचुरेटेड हो, लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही होगा। हाँ ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट बराबर कब होती हैं, सर जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो। सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो, या फिर हम जनरली बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, यस और नॉट, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, यस सर। ठीक है। तो अब मैं अगर इक्विलिब्रियम की बात करें, जहां पर पूरी चीजें घुल नहीं रही हैं, तो वो लेफ्ट राइट में चलते रहते हैं, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर जो आयनिक प्रोडक्ट होती है वही सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होती है, ठीक है, आयंस की मल्टीप्लाई। तो उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों मानते हैं अभी, सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर क्यों माना गया उसकी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट को, इसका रीजन बता सकते हो प्रणब बेटा। यस प्रणब। सर ये शायद क्योंकि ये थोड़ा ही डिसोसिएट होगा वाटर में, इसलिए कुछ ऐसा हो। ऐसा ही कुछ है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन थी कि आपने जो आंसर दिया वो आंसर जनरली बच्चों को याद नहीं रहता सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट का, इसलिए मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन थी, कोई बात नहीं। देखो के क्या होता है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, मैं तो यही पढ़ाता हूँ बच्चों को, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, मान लीजिए ये ए है ये बी है, ठीक है। तो हम यहाँ इसका क्या लिख सकते हैं, एम प्रोडक्ट है, एम पॉजिटिव, इसकी पावर है 1, और दूसरा क्या है एक्स नेगेटिव, इसकी भी पावर 1 है, क्योंकि इनके आगे 1 1 लगा हुआ है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा, ये 1 1 है ना, मोलर कंसंट्रेशन इनकी 1 1 है, तो इनके आगे 1 1, तो पावर भी 1 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है M × X रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, अगर इसको बैलेंस करें तो इसको बैलेंस करते हैं, सबके आगे 1 लगा है, तो ये पावर ऑफ कोफिशिएंट ये आ गई। ये बात समझ में आ गई, मैंने के निकाल लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यस सर। अब मैं अगर इसको इधर ले जाऊं, क्योंकि ये कंसंट्रेशन कितनी है सोचो जरा, ये ऑलमोस्ट, जब ये सेपरेटली सोल्यूबल की बात करें, स्पारिंगली सोल्यूबल जो बहुत कम सोल्यूबल होता है, तो वो तो मान लो बेटा, प्लीज अंशिका माइक ऑफ रखिए। देखो मान लो कि वो उसकी सोल्यूबिलिटी जो है, क्या बोला था मैं, हाँ, मान लो कि वो सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट कितना होता है, सपोज मैंने 100 ग्राम डाला, 100 ग्राम में से 1 ग्राम डिजोल्व हो गया,
तो नीचे कितना बचा कंसंट्रेशन, 99 ग्राम बच गई, यस और नॉट, आर यू Yes, गेटिंग sir. मी, है ना। तो अगर ये मैं मान सकता हूँ कि 100 की 100 ही रहेगी, यस और नॉट, Yes, sir. 99 और 100 यानी कि ये कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं इससे, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं और m पॉजिटिव रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, x नेगेटिव रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, अगर ये कर दूं, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा, कांस्टेंट, नया कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है, न्यू, न्यू कांस्टेंट बन गया। तो न्यू कांस्टेंट यानी कि ये क्या है, एक्चुअल में तो ये आयंस की मल्टीप्लाई ही है। आयंस की मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, आयंस की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई को बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट, इज दिस राइट, आयनिक Yes, sir. प्रोडक्ट। अगर वो आयनिक प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पर हो तो उसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, राइट। Yes, sir. ये हमने इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन ही ली थी, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर आयंस की मल्टीप्लाई हो रही है, आयंस की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई है, आयंस की नहीं, रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट भी है, उनकी मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट भी आते हैं कि वो बाहर क्या लगा होता है, इसके ऊपर 1 ही है, ठीक है, 1 जरूर लगाया कीजिए, अगर ना अगर इसको याद रखना हो, वरना बच्चे कई बार मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये नया कांस्टेंट आ गया, तो इसको बोल सकते हैं ना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है, ये सेपरेटली Yes, sir. सोल्यूबल साल्ट के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही उसकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होती है, यहां से ये कंफर्म्ड हो गया, क्लियर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये इक्वल टू सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है KSP, ठीक है, Yes, sir. है ना, बस यही था। तो क्लियर हो गया प्रणव बेटा, Yes, sir. Clear. है ना। तो देखो अगर ऐसी चीजों में फंस जाओ ना, तरीका क्या होता है, अगर मान लो कि आपको कुछ थ्योरी आती है, जनरली हम कुछ थ्योरी आती है, तो अगर आपको उसका और आंसर नहीं पता लग रहा है, तो इसका एक ही रीजन होता है कि आपने उसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम की है, इक्विलिब्रियम वाले लेसन की आपने प्रैक्टिस कम की है, यहाँ से कंफर्म हो जाता है, ठीक है। चलो भूल भी गए होगे, हम ये भी नहीं कहते हैं, कई बार प्रैक्टिस पूरी होने के बावजूद ही हमारे दिमाग से चीजें निकल जाती है, तो उसका तरीका क्या है, लिख के देखो, इसने बोला कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के देखो क्या निकलेगा, शायद कोई आइडिया लग जाए, जनरली लग जाता है, 90% नजदीक पहुंच जाते हैं, कुछ केसेस में नहीं पहुंच पाते हैं, डोंट वरी, बट प्रैक्टिस करेंगे तो पहुंच ही जाएंगे। तो आगे देखिए अब जरा, तो अब इसने ये बता दिया, ये अब आपको समझ में आ गया सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है, ठीक है, Yes, क्लियर sir. है ना। तो चलिए अब नीचे देखते हैं इसका एनोड में क्या होगा, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है, ठीक है, कैथोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है साल्ट, ठीक है, साल्ट के अंदर से, और वो मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है, चाहे कुछ भी लगा लो, मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और एक्स नेगेटिव अलग हो गया, ठीक है, मेटल ने किया नहीं, इसने एक्स नेगेटिव ने कर लिया, ठीक है, यानी मेटल ने वहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ा, सिंपल ये कह सकते हैं मेटल ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और एक्स ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, वो नेगेटिव आयन बन गया, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ओवरऑल रिएक्शन को एम एक्स जो है एम पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव बनता है, यही ओवरऑल रिएक्शन है, यही सही है, ऊपर वाले के चक्कर में मत पड़ो अगर वो कंफ्यूज कर रहा है तो। फर्दर देखिए एम से क्या हो रहा है, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, मेटल से मेटल पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, और एम एक्स से मेटल सॉलिड बन रहा है, अब ये इन्होंने बीच में लगा दिया साल्ट ब्रिज, ठीक है, और उससे पहले क्या लिखा देखो, मेटल पॉजिटिव मेटल नेगेटिव भी बना रहा है वो, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, और फर्दर mx से, वहां mx था, mx ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो वो इलेक्ट्रॉन x नेगेटिव तो वहां से अलग हो गया, मेटल सॉलिड बन गई, तो थोड़ा ये कंफ्यूजिंग बना दिया ना इन्होंने, ये समझ में आ रहा है, नहीं सर, नहीं आया समझ में, नहीं नीचे वाला नहीं आया सर। हाँ बताता हूँ, ये थोड़ा इन्होंने कंफ्यूजिंग बना दिया इसलिए नहीं आया, हम इसको ऐसे लिखते हैं, मेटल ने मेटल पॉजिटिव बना दिया, ये तो समझ में आ गया, यस फिर सर। फिर साल्ट ब्रिज आ गया, ठीक है, अब साल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, साल्ट ब्रिज के बाद में क्या हो रहा है, जो एक्स था, एक्स उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एक्स नेगेटिव बन गया, क्लियर है, यस सर। ये समझ में आया, ये तो बहुत सिंपल है, यस सर आ गया। लेकिन इसमें अब ट्विस्ट है, लेकिन हो क्या रहा है, हमें पता है मेटल का, मान लो कि ये AgCl का साल्ट है, AgCl, अब प्रॉब्लम ये है कि Ag मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, यहाँ हम यही दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि AgCl तो सेपरेटली सोल्यूबल है, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रेयरली बनता है, रेयरली, ये बात समझ में आई, है ना, और यस सर। ऊपर से ये साल्ट है, ऊपर से ये साल्ट है, जनरली हमारे केस में क्या होता था, ये देखो जनरली हमारे केस में यहाँ पर ये जिंक है, ये कॉपर है, ठीक है, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़े तो Zn पर 2 पॉजिटिव आ गया, जिंक प्योर मेटल था, हमारे पास था प्योर मेटल, कॉपर प्योर मेटल था, बिल्कुल था प्योर मेटल, और कॉपर ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन गया,
ठीक है, नीचे वाला सॉल्यूशन कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर आ गया, यानी कॉपर 2 पॉजिटिव भी अपने पास नीचे था सॉल्यूशन में, और जिंक रोड भी थी, कॉपर प्योर भी था, जिंक भी प्योर था, और कॉपर का सॉल्यूशन भी था और जिंक का सॉल्यूशन भी था। यहां पर तो सिर्फ हमारे पास AgCl है, AgCl, इसमें Ag की प्योर रोड नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं यहाँ Ag की प्योर रोड लगा देता हूं और ये AgCl है, यहां पर अब बताइए यहां पर किस चीज की रोड निकलेगी, लगेगी? ये भी Ag की लगेगी, ये भी Ag की, ऐसा क्या? और ये AgCl, क्या ऐसा बनेगा? ये कंसंट्रेशन सेल बनेगा क्या? नो सर। तो यानी इसका सेल कैसे बनेगा भाई? ये है एक्चुअल कंफ्यूजन कि इसका सेल फिर बनेगा कैसे। इसलिए इन्होंने क्या किया, इस ये सेल कैसे वर्क करता है अब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब कंफ्यूजन तो अब आपको समझ में आ गई होंगी। अब मेटल ने क्या किया, मेटल जो है वो मेटल पॉजिटिव बना रहा है सबसे पहले, मतलब मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। Ag था हमारे पास, Ag प्योर फॉर्म में तो था ही नहीं, बट अगर हमने Ag का एक रोड ले लिया AgCl में, AgCl के सॉल्यूशन के अंदर Ag का एक रोड है, तो ये है Ag, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और मेटल पॉजिटिव जो है, Ag पॉजिटिव जो सॉल्यूशन में आ गया। ये बात समझ में आ गई इतनी इतनी? यस सर। अब इसको होता है मेटल नेगेटिव भी दिखा रहा है ये, मेटल नेगेटिव। दूसरी तरफ यहां पर भी Ag की ही एक रोड है और वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, Ag की ही एक रोड। तो यहां मैं अब ये एक साथ में Ag की रोड, Ag नेगेटिव बन रहा है, यानी मेटल नेगेटिव बन रहा है, ये इसने यहां दिखा दिया। ये समझ में आया? मेटल ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, हमारी मेटल ने दोनों तरफ से। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर ये दोनों स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, उसके बाद साल्ट ब्रिज का यूज किया, तो यहां से अब साल्ट ब्रिज में क्या हो रहा है, मेटल का जो साल्ट था, अब ये साल्ट काम करेगा, मेटल के साल्ट में M और X था, तो ये जो Ag की नेगेटिव रोड बन गई थी, यहाँ पे Ag ने इलेक्ट्रॉन गेन किया था, वो नेगेटिव रोड जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, MX, यानी X का नेगेटिव बनेगा अब। तो MX के साल्ट में यहाँ पर, बट यहाँ तो मेटल सॉलिड बन रही है, उल्टा हो रहा है क्या? किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, Ag नेगेटिव? नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है, रुको। MX से मेटल पॉजिटिव बना, X नेगेटिव, यानी इसने, ये कैसे बन सकता है भाई? ये कुछ गड़बड़ है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मेटल को सॉलिड, ठीक है, दोबारा से करना पड़ेगा भाई। इसका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे वर्क करेगा, मेटल का साल्ट, ये मेटल बना रहा है, तो मेटल ने, मेटल पर Ag बन गया, X फ्री ऑफ फॉर्म वो हो गया क्या, अलग हो गया? ऐसा पॉसिबल नहीं है, देयर इज समथिंग मिसिंग। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा देख के बताऊंगा बेटा, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा भाई ये सीधा साफ चीज, ठीक है? फिलहाल के लिए छोड़ दो इसको, इसकी रिप्रेजेंटेशन पे बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्लियर है सभी को कि ये कैसे रिप्रेजेंट यस करेगा? सर। शायद मुझे इसमें लग रहा है कि शायद इसमें कुछ ना मिसिंग है, आई डोंट नो कि वो क्या मिसिंग है, और मुझे वो थोड़ा बना के देखना पड़ेगा कि इसके अंदर साल्ट कैसे काम करता है, ठीक है? तो तभी मुझे समझ में आएगा, तो अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पे, आगे देखते हैं अब इसी को। तो ई सेल की वैल्यू, ठीक है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ई नोट सेल, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक डेल्टा जी, नेगेटिव एनएफई होता है, तो ये फॉर्मूला हम पहले से कर चुके हैं, एनएफई डेल्टा जी जो है 2.303 R2 RT log KSP, ये भी होता है, ये पता है, इक्विलिब्रियम पर उसको KSP लिखेंगे, यस सर। है ना, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वहां के की जगह पर KSP लिख दिया। कंबाइनिंग द बोथ इक्वेशंस, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो डेल्टा जी और डेल्टा जी इक्वल है 2.303 log KSP इक्वल नेगेटिव एनएफई, ये हम कल डेरिवेशन की थी हमने, ये वैसी वही है ये, बस ये है किसके लिए, सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट के लिए, ठीक है? तो वो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के हिसाब से वो ई नोट की वैल्यू 2.303 RT log KSP आ जाएगा, और ई नोट जो है वो 0.059 N डिवाइड बाय log KSP एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? मतलब फॉर्मूला वही डिराइव हो रहा है, बस फर्क क्या पड़ रहा है, वहां पर K की जगह पर KSP आ रहा है। ये बात कंफर्म्ड है सभी को? यस सर, क्लियर। है ना, बस ये इतना ही है। अब उसका वो सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सेल हम बाद में देखेंगे। ये सेल सबसे टिपिकल वाले वर्क होते हैं, ये भी बता देता हूँ कि कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनको अगर सही तरीके से फेजिबली पॉसिबल करवाना हो तो उसमें बहुत सारी अंदर की रिएक्शन भी होती है, ठीक है? दैट इज वाई वो कई बार
ऊपर से जाते हैं, उसको थोड़ा डीपली करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होती है कि आपको खुद सोचना पड़ेगा बेसिक को, और उसके बाद होता है वर्क डन बाय ए सेल। अब देखो भाई, वर्क डन बाय ए सेल ये भी हम कर चुके हैं, वर्क ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव एनएफई, ठीक है, और डेल्टा जी इक्वल नेगेटिव डेल्टा जी जो होता है वो एनएफई होता है। ये कल वाला ही आ रहा है मुझे लग रहा है दोबारा से, है ना, ये कल वाला ही Yes, sir. दोबारा से, यस हाँ। सर्कल वाला ही है। ये पोटेंशियल आप कर चुके हो, वर्क इनटू चार्ज ये पहले आ चुका था, बट कंसंट्रेशन सेल नहीं था। अब ये देखो, ये है प्रॉब्लम स्लाइड्स के अंदर, ये पहले दे दिया, कंसंट्रेशन सेल गायब कर दिया। अब मुझे लगा कि ऊपर वाला तो हो चुका है, लेकिन कंसंट्रेशन सेल नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ से उठाया इसको। कोई बात नहीं, चलो ये आप लोगों ने कर रखा है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप लोगों को ऑलरेडी पता है, एक्टिव वर्सेस इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स कौन से होते हैं ये भी पता है। एक्टिव और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड, जो हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया था इनएक्टिव है, याद है, यस सर, हाइड्रोजन यस के सर। हाइड्रोजन के केस में। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें मैं कुछ मार्क नहीं लगा रहा क्योंकि आपके काम का है भी नहीं, सर ठीक है। मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो सारे इनएक्टिव है। हाँ वो इनएक्टिव है, बस वो होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि वो शायद किसी हमारे इलेक्ट्रोड को वो एक्टिवेट कर रहे हैं। जैसे वो एमएक्स वाला सेल था ना, जो अभी अभी मैं बोल रहा था कि मेरे को कंफ्यूज कर रहा है, उसमें भी कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई ना कोई इनएक्टिव है, और वो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा इनएक्टिव है जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। ओवरऑल वो सेल इसलिए वो वैसा ही बनेगा। यार उसको बना के देख लूंगा मैं, फिर से मत्था मारेंगे तो वो आ जाएगा। अब आगे देखिए इन्होंने पीछे क्या किया भैया ऐसा फॉर ये, अच्छा ये वोल्टिक सेल के लिए कुछ आयोडीन का कुछ ऐसा दिखा रहा है, एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ एग्जांपल्स हैं यूजिंग इनर्ट पीटिंग, हाँ यहाँ सेल के कुछ एग्जांपल हैं, तो ये हम एग्जांपल जरूर करेंगे। यूजिंग इनर्ट प्लेटिनम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स को एग्जांपल कर लेना बस काफी है। कैथोड रिडक्शन हो रही है, एनोड ऑक्सीडेशन होगी। पीबी का सेल 2 इलेक्ट्रॉन लेके पीबी पॉजिटिव बनाए और पीबी बनाएगा, ई नोट की वैल्यू है 0.126। ब्रोमीन एनोड पर होगा और उसके ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Br2 बनाएगा, दो और टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सॉरी वो गेन कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। डोनर क्या होता है भाई? एनोड तो डोनर होता है ना। यस सर, ऑक्सीडेशन वाला डोनर होता है। डोनेट करना एनोड पर होता है, तो ये डोनेट, अच्छा एनोड इन्होंने पहले लिख दिया, कैथोड बाद में लिखा, उल्टा कर रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो इसके ई नोट की वैल्यू है 1.08। ई सेल क्या होगा? एनोड माइनस कैथोड, कैथोड माइनस एनोड होता है, कैथोड में से एनोड को माइनस कर दो, माइनस माइनस Cathode प्लस, minus anode. है ना, हाँ। सी माइनस ए होता है, सी ए, इसे ऐसे याद रख सकते हैं, सी ए, सी में से ए को माइनस करते हैं, सी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक वो जो टैक्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं वो होते हैं। तो ई सेल की वैल्यू क्या आ रही है? कैथोड कितना था, माइनस माइनस इंटू 10 इक्वल दिस इक्वल ई एक्सटर्नल इक्वल 1.26। ये क्या निकाल रखा भाई, माइनस कहाँ से आ गया इसमें? ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है क्या? ठीक है ठीक है, बट कैथोड माइनस एनोड कर रहे हैं ना हम, सही तो कर रहे हैं, कैथोड का आ गया और एनोड का आ गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा भाई? 1.206, जोड़ के देखते हैं, 0.126, यस सर, 1.206 है। 1.206 आ रहा है, बट ये माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आएगा। ये माइनस किस लिए सर दिखा रखा है हमारा कैथोड का तो पॉजिटिव दिया हुआ है, तो फिर वो नीचे नेगेटिव कैसे हो गया फॉर्मूले में? 0.126 और एनोड नेगेटिव ना, कैथोड माइनस एनोड होता है, तो एनोड का माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, 1.080, ये आएगा 6, 10, 2 और 1, 1.206 ये आएगा, और ये प्लस का आएगा ना कि माइनस का। ई सेल की वैल्यू, और ई सेल की वैल्यू ग्रेटर देन एक्सटर्नल सेल से ज्यादा है। अब ये इन्होंने पता नहीं क्या किया है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम ग्रेफाइट कैथोड और एनोड, ये प्लस आएगी भी वैल्यू, बाकी वो भी दे रखा है इन्होंने, बट ये प्लस आएगी, ये वैल्यू यहाँ प्लस होनी चाहिए। माइनस, हाँ सही बात है, इसको यहाँ इसने माइनस क्यों ले लिया? माइनस में माइनस और 10 से मल्टीप्लाई भी कर रखा है, ये मल्टीप्लाई किस लिए किया? अच्छा पॉइंटों में लिया इसको, गड़बड़ कर रखी है क्या इनकी कैलकुलेशन में? कुछ गड़बड़ है, ये प्लस आएगा बस, डोंट वरी अबाउट दिस। सेल समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, बाकी मत देखिए, यही कुछ मिस्टेक्स हैं शायद इसके अंदर, इसी वजह से वो थोड़ा टेस्टिंग मोड में है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट मोल्टन, कॉपर सल्फेट का मोल्टन को इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस समझ रहे हो आप क्या होता है? तोड़ना। इलेक्ट्रोलाइसिस और
लाइटिक सेल के अंदर डिफरेंस, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है और दूसरा सेल कौन सा होता है, वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल है ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है और यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी हम देंगे। तो हम जब देते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो कैथोड पर देखो क्या होता है, कैथोड कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन जाता है। और एनोड पर क्या हो रहा है यहाँ, और इसके सेल की वैल्यू आती है कैथोड पर 0.34, एनोड पर क्या हो रहा है SO4 S2O8 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पूरी रिएक्शन लिखी नहीं, आगे एरो डाला ही नहीं इसने। और इसके ई सेल की वैल्यू दे रखी है 2 पॉइंट माइनस का 2.05। तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे दोनों प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर भी दोनों प्लस आएंगे, नेगेटिव नोट फेसिबल। तो अब देखो इसने इसको फिर से पॉजिटिव कर दिया। ये सबके रिडक्शन पोटेंशियल तो नहीं दे रखे इन्होंने, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे हो, ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा कर रखा हो इसलिए हमें ऐसा लग रहा हो। सर है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ही है। सबके रिडक्शन है। यस सर, क्योंकि कॉपर का तो 0.34 ही होता है रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर का 0.34 होता है बेटा, वो रिडक्शन गेनिंग का है। ये तो इन्होंने कैथोड दिखा रखा है तो गेन ही कर रहा है, ये सही है। लेकिन एनोड के ऊपर यहाँ ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले हो ना, ब्रोमीन वाले में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। जब 2 डोनेट इलेक्ट्रॉन कर। डोनेट कर रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए, ऑक्सीडेशन दिया होगा। बट अगर ये भी रिडक्शन दे रखा है तो फिर ऑक्सीडेशन तो और लेकिन रिडक्शन, उसमें तो एक ई मिनट एक मिनट एक स्टैंडर्ड। मिनट, अगर एक ऑक्सीडेशन दिया एक रिडक्शन दिया तो ऑक्सीडेशन माइनस रिडक्शन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन माइनस रिडक्शन सही दे रखा है भाई, ये ऑक्सीडेशन है, हम ही लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं बेटा। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, एक का रिडक्शन दिया है, दोनों का। तो ऑक्सीडेशन में से रिडक्शन को माइनस करते होते हैं, याद है। अगर दोनों के रिडक्शन हो तो कैथोड माइनस एनोड, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए तो कैथोड माइनस एनोड करते हैं। एक का ऑक्सीडेशन है एक का रिडक्शन है, तो ऑक्सीडेशन माइनस रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन में से माइनस हो जाएगा रिडक्शन, तो माइनस का होगा 0.126, ये 0। तो दोनों माइनस के हैं तो हो जाएगा प्लस, लेकिन ये 1.206 आएगा, बट माइनस का आएगा ओवरऑल, माइनस वोल्ट। वो सही है, समझ में आया, इसका लगा इसने पढ़ाई कर दिया है। समझ में आया बेटा। सर लेकिन ये तो कैथोड प्लस एनोड बताया था आपने, अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन ले रहे हैं तो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ले रहे हैं तो कैथोड प्लस एनोड बता। यस सर, आप नोट्स में लिखा हुआ है। गड़बड़ है क्या, रुको देखता हूँ। बट इन्होंने तो ऐसे ही कर रखा है, रुक जाओ एक बार, फिर उसके बाद हम नीचे वाले कुछ क्वेश्चंस ये कर लेना एग्जांपल, फिर उसके बाद शायद कुछ समझ में आएगा बेटर। नेक्स्ट देखो, ये कैथोड और एनोड, इसके अंदर भी उन्होंने वही काम कर रखा है। ठीक है, कैथोड, ये रहा कैथोड माइनस में, अब ये माइनस था ना, -2.5, तो कैथोड माइनस, ये तो सही लगा रखा है। कैथोड और एनोड को डायरेक्ट कैथोड माइनस एनोड करना था, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, ओवरऑल दोनों जुड़ जाएंगे। नोट फेसिबल, ठीक है। ये कैथोड माइनस एनोड को एक बार छोड़ दो बेटा, आज कुछ ज्यादा गड़बड़ हो रही है क्या इसमें। चलो, जो मेन है ना ओवरऑल वो रिएक्शन कर लेते हैं, इसको छोड़ते हैं, फिर इसको कल फिर से डिस्कस करेंगे जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा। ये माइनस में आ रहा है, ये सेल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट कैथोड और एनोड का, ये सेल भी माइनस में आ रहा है, ये सेल भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन्होंने लिखा नॉट फेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट सेल को देखते हैं, इसका ई नोट की वैल्यू माइनस में है, ई नोट माइनस में है, ये ई नोट माइनस में है। कैथोड एनोड ओवरऑल सेल नहीं बताया क्या इसने, अब ओवरऑल सेल, और ये ई नोट भी माइनस में है। अब इसको तो थोड़ा और टिपिकल कर रखा है, NaBr, इन्होंने सारे सेल ही उल्टे पुल्टे लगा रखे हैं, तो शायद हमारे वाला नॉर्मल जर्नल फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ एक बार के लिए। आगे देखते हैं इसी को, ये एग्जांपल्स मैं आपको कल करवाता हूँ। ठीक है, जस्ट लीव दीज। आगे देखो भी, इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग अटैकेबल रिएक्टिव इलेक्ट्रोड को करते हैं, तो इसमें भी यही चीजें, कैथोड और एनोड का ई नोट की वैल्यूज दे रखी हैं और कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, ई नोट की वैल्यू को मैं फिर से रिफाइन करके आपको बेटर तरीके से इनके हिसाब से बताऊंगा कि वो होता क्या है। और फर्दर एक और सेल दे रखा है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है भाई, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का फैराडे का लॉ, ये लॉज, अब ये 2 लॉज हैं फैराडे ने दिए थे, कैसे कैसे काम करते हैं उसी के ऊपर इसकी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड वाला हम कल देखेंगे दोबारा से, कंफ्यूजन हो तो छोड़ देना चाहिए टॉपिक। ये चीज यहाँ से अब आपको एक चीज और सीखने को मिलेगी, याद रख लेना। कई बार क्या होता है, हम कुछ कर रहे हैं, सब कुछ गलत आ रहा है या फिर सोल्व नहीं हो रहा, उस टाइम पर उस टॉपिक को छोड़ दो, टॉपिक दूसरा उठाओ और उसको सोल्व करो। कई बार क्वेश्चन दूसरा उठाओ, उसको सोल्व करो, दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है कई बार, लेकिन एक क्वेश्चन जहां अटक गया उसमें कुछ मिस्टेक आ गई तो फिर वो सोल्व नहीं होगा। ठीक है, ऐसा होता है, तो उसको छोड़ने की एबिलिटी भी आप में डेवलप होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं उसको एक बार लीव कर दो और आगे बढ़ो।
ये सबसे जरूरी काम है। तो यहाँ से ये चीज जरूर सीखना, हम लोग भी ऐसा करते हैं। अब आपके सामने वो एग्जाम्पल है कि मुझे ये चीज थोड़ा गड़बड़ लग रही है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कहना क्या चाहते हैं, या हमारे वो कैथोड माइनस एनोड में कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो हम अच्छे से उसको मैं देखूंगा, उसके बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट ये नोट्स उठाए थे डायरेक्टली, कि मैं इसको देखा, मैंने कहा हाँ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने इनको रीड नहीं किया था। अब हर नोट्स में अपने हिसाब से कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं जो शायद उल्टे हो जाते हैं, रिवर्स हो जाता है काम, फिर उसकी वजह से भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो फर्स्ट लॉ फैराडे का देखो क्या कहता है। फर्स्ट लॉ, द मास डिपॉजिटेड, released, produced at any substance during electrolysis is proportional to the amount of the charge passed into the electrolyte। तो जो मास डिपॉजिट होता है, जैसे कि हम यहाँ पर वही सेल, हमारा नॉर्मल सेल बनाएंगे, ठीक है, कॉपर और जिंक वाला नॉर्मल सेल बनाइए। यहाँ पर है जिंक, यहाँ पर है कॉपर, ठीक है। अब होता क्या है, जिंक तो पतला हो रहा है और कॉपर के ऊपर कॉपर मोटा होता जा रहा है। तो इसने क्या बोला, द मास डिपॉजिटेड, यहां पर जो मास कॉपर का ऊपर चढ़ेगा, जो कॉपर की मोटाई बढ़ेगी, रिलीज्ड, जिंक जो पतला होगा, इसमें से जितना मास नीचे आ गया, जिंक जितना नीचे गिरेगा या कॉपर जितना ऊपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड ऑफ एनी सब्सटेंस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग, इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि जो मास होता है, मास डिपॉजिटेड रिलीज्ड, वो जो है वो प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड, चार्ज जितना पास हुआ उसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है इनटू इलेक्ट्रोलाइट। ये समझ में आई डेफिनेशन? यस सर। ठीक है, तो W यहां पर मास है, याद रख लेना, W जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ मिसिंग है, WQ लिखा हुआ है, ये Q नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा Q के। तो W इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू Z इंटू Q। अब ये Z क्या है, Z प्रोपोर्शनैलिटी साइन है। Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या प्रोपोर्शनैलिटी के लिए जो साइन लगाते हैं कांस्टेंट होगा, और Z की वैल्यू जो होती है मास बाय कूलम, मास बाय चार्ज होता है, यूनिट ऑफ Z, मास डिवाइड बाय चार्ज, दैट इज यूनिट्स। ठीक है, मास बाय चार्ज क्यों होता है, तो देखिए Z को अगर मैं निकालू यहाँ से, Z इक्वल क्या आएगा, W बाय Q। W क्या होता है, मास, तो मास डिवाइडेड बाय Q, चार्ज। ये समझ में आ गया मास बाय चार्ज कैसे आए? यस सर। है ना। तो मास डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ द चार्ज इज पास्ड इनटू द सॉल्यूशन, ये Z की वैल्यू होती है। तो यहाँ एक फॉर्मूला हमें मिल गया फर्स्ट क्लास से, W इक्वल ZQ, बस इतना। Z यहाँ पर कांस्टेंट है, Q जो है वो चार्ज है, जितना चार्ज पास हुआ उतना ही मास डिपॉजिट होगा, जितना चार्ज पास करोगे उतना ही मास डिपॉजिट होगा, दैट इज द लॉ। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, अब इक्विवेलेंट मास, किसी को इक्विवेलेंट मास +1 में किया था किसी ने क्या? हमने +2 में अभी अभी किया, शायद किया था ना सॉल्यूशन वाले लेसन में, नॉर्मेलिटी। यस सर। यस सर। है ना, ये वही इक्विवेलेंट मास है, तो नॉर्मेलिटी से ही निकलता है। तो मोलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या होता है, मैंने क्या लिखवाया था, n फैक्टर। यस सर, एन फैक्टर। है ना, Yes, तो sir. ये n फैक्टर ही है, ये जो देखो n फैक्टर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी के लिए लिखा जाता है n फैक्टर या v फैक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इक्विवेलेंट मास। ये इक्विवेलेंट मास होता है किसी भी सब्सटेंस का। तो Ag देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है Ag या एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इक्विवेलेंट मास क्या आएगा, इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है इसमें। ठीक है, Ag के केस में। फर्दर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो कॉपर के केस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो कॉपर के केस में इसका इक्विवेलेंट मास क्या आएगा, मोलर मास डिवाइड बाय 2। ठीक है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है या 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो भी गेन करे या डोनेट करे एक ही बात है, वो दोनों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट करेंगे। तो वो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, मोलर मास डिवाइड बाय 3। ये समझ में आ गया सबको, एन फैक्टर। यस सर। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे चार्ज, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 फैराडे चार्ज के इक्वल होता है। 1 फैराडे चार्ज होता है 96,500, वैसे ये 95,487 कुछ होता है। ठीक है, ये 95,487, लेकिन इसको 96,500 एवरेज ले लेते हैं, तो 1 कूलम जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। देखो 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, 1 फैराडे चार्ज के बराबर, 900 और 96,500 कूलम चार्ज डिपॉजिट ई ग्राम मेटल चार्ज। ई मतलब, ई ग्राम का मतलब है ये वेट है, वेट डिवाइडेड बाय फैराडे,
1 कूलम के इक्वल होगा। अगर 1 कूलम चार्ज जाता है किसी मेटल में से, याद रखना कि अगर हम 1 कूलम चार्ज को पास कर देते हैं तो जो वेट डिपॉजिट होगा डिवाइड बाय फैराडे जो होगा वो 1 कूलम चार्ज के बराबर होगा। या फिर आप सिंपली ये कह लो कि जो वेट जो ई ग्राम आते हैं, ई ग्राम जो है वो इक्वल है 9,96500 मल्टीप्लाई में कूलम, 1 कूलम। ये समझ में आ गया ये क्या चीज है? तो जेड, यहां से जेड निकलेगा और कुछ नहीं है। तो यहाँ जेड की वैल्यू जो होती है वो ई, वेट बाय फैराडे, इसको आप ई ग्राम बाय फैराडे बोल सकते हैं, ई ग्राम। ये जेड की वैल्यू ये भी होती है। वहां ऊपर हमने क्या किया था कि जेड इंटू क्यू किया था, जेड की वैल्यू नहीं थी वहां पे, ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। यहाँ पर हमारे पास वो जेड की वैल्यू आ चुकी है कि वो जेड इक्वल ई डिवाइड बाय 96,500। अब डब्ल्यू देखो क्या था, डब्ल्यू जेड इंटू क्यू था ना। अब जेड की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, ई बाय 96,500। ये समझ में आया? डब्ल्यू इक्वल जेड इंटू क्यू, जेड इंटू क्यू था और हमने क्या किया, डब्ल्यू इक्वल जेड की जगह पर पुट किया ई डिवाइडेड बाय 96,500 मल्टीप्लाई में क्यू। यस, ये समझ में आ गया ये फॉर्मूला यस कैसे सर। आया, है ना? तो इसको याद रखिएगा, डब्ल्यू इक्वल जेड इंटू क्यू होता है और हमने जेड की वैल्यू पुट की है, बस और कुछ नहीं किया। अब देखो ई मोलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट मास है ये, ई इक्विवेलेंट जो मास या इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट ग्राम बोलते हैं उसको। तो मोलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू क्यू बाय 96,500। तो ये आपके पास सीधा आ जाएगा, मतलब जेड जो है इक्विवेलेंट मास बाय फैराडे होता है। इसको मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जेड इक्वल इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 1 फैराडे, ठीक है, 1 एफ, एफ का मतलब यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ 96,500, ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि जेड इसके इक्वल होता है, इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर दो, आपके सामने दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा सीधा सीधा। क्यू इक्वल आई टी के इक्वल होता है, क्यू, क्यू की जगह पर आई टी पुट कर सकते हैं, क्यू इक्वल आई इंटू टी होता है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन दिखा रखा है, इसकी जरूरत नहीं है अपने को। क्यू इक्वल आई इंटू टी, क्यू मतलब चार्ज होता है वो आई इंटू टी होता है। तो डब्ल्यू हम लिख सकते हैं आई इंटू टी डिवाइड बाई 96,500 इंटू ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास। तो जनरली हम इसको ऐसे लिखते होते हैं, डब्ल्यू इक्वल जेड आई टी, डब्ल्यू को जेड आई टी पुट कर सकते हैं, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल जेड आई टी एज क्यू जो होता है, चार्ज जो होता है वो आई इंटू टी होता है। चार्ज सर आई आई, क्या है इसमें? आई करंट है बेटा, ठीक है सर। टी टाइम है, टी टाइम आई करंट है। तो जेड जो डब्ल्यू होगा जेड आई टी बन जाएगा, ठीक है। ये सारे फिजिक्स के फॉर्मूला चल रहे हैं फिलहाल जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है। ये 9th-10th में शायद आपने किए हो या फिर +1-2 में पक्का, ये वाला Q is equals to IT वाला। हाँ है ना, तो +1-2 के अंदर जरूर करेंगे। क्यू इक्वल आई इंटू टी, आई बड़ा आएगा वैसे। तो यहाँ पर अब देखो क्यू इक्वल आई इंटू टी है, तो क्यू की जगह पर मैं क्या भर सकता हूँ, आई टी। तो देखो डब्ल्यू मुझे पता है वो क्या होता है, जेड इंटू क्यू होता है। अब मैं डब्ल्यू की जगह जेड की वैल्यू पुट करूं, जेड क्या होता है, इक्विवेलेंट मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय फैराडे डिवाइडेड बाय 96,500। ये तो मैंने भर दिया जेड की जगह पर, और मल्टीप्लाई में क्यू, क्यू की जगह पर क्या भर सकता हूँ, आई टी। तो ये भर गया आई इंटू टी। तो ओवरऑल ये फॉर्मूला इसने दिखा रखा है, डब्ल्यू इक्वल आई इंटू टी, और नीचे 96,500 है और उसके नीचे और फिर मोलर मास इंटू ये। तो ये जो फॉर्मूला है ये सेम यही है, समझ में आ गया? दोनों एक ही बात है, ये फॉर्मूला क्लियर है सभी को? यस सर। मोलर सर इसमें मास, इक्विवेलेंट मास हमें किसका लेना है, कौन से इलेक्ट्रोड का? इक्विवेलेंट मास जो दोनों में से जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो, जैसे कॉपर का ले रहे हो तो कॉपर का ले लो, एजी का ले रहे हो तो एजी का ले लो। वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा जिसका आप मास डिपॉजिट या मास डिप्लेटेड जो आप ढूंढ रहे हो, दोनों में से किसका मास डिपॉजिट हुआ है, किसका मास डिप्लेट हुआ, वो जो ओके जिसका सर। जिसका ढूंढ रहे हैं हम वो उसी का लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे तब आपको ज्यादा बेटर क्लियर हो जाए। तो डब्ल्यू इक्वल जेड इंटू क्यू, तो ई क्यू बाय 96,500 भी लिख सकते हैं उसको, इक्विवेलेंट मास, ठीक है, और डिवाइड बाय 96,500 इंटू क्यू, वो जैसे भी उल्टा पुल्टा करके इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया?
तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे के यस अंदर सर। मेनली जो है आपको सिर्फ Z/Q या ZIT भर सकते हो, क्यों IT के इक्वल होता है। ये नीचे वाले 2-3 फॉर्मूले ना, ये एक दूसरे को घुमाते हैं बस, और कुछ नहीं इसमें। आगे देखिए जरा, W1/W2, Z1/Z2, E1/E2, Q सेम रहेगा इनके अंदर। अगर आप दो चीजों का रेशो ले रहे हो, मास पहला डिपॉजिटेड, मास दूसरा डिपॉजिटेड, या Z पहला उसका Z जो हमने अभी किया ना, इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय दूसरे उसका इक्विवेलेंट मास आएगा। अगर उनका रेशो ले रहे हो तो ये चीजें बराबर रहती हैं, ठीक है। तो नीड नॉट टू चेक दिस, इसको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है करंट एफिशिएंसी। करंट एफिशिएंसी क्या होती है? चार्ज एक्चुअली यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी डिवाइडेड बाय चार्ज पास्ड इनटू 100। अब इसका मतलब क्या है? जितने आपके मार्क्स आए हैं, मार्क्स जो आपके आए हैं डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, ये क्या होता है? आपकी परसेंटेज। यस, क्लियर यस है? सर। तो यहां पर भी ऐसा ही है। देखिए जरा, चार्ज ये करंट एफिशिएंसी, मतलब करंट कितना एफिशिएंट है। हमने जो करंट भेजा, तो एक्चुअली चार्ज एक्चुअली यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज हुआ और कितना पास किया। पास तो आपने ज्यादा कर दिया, लेकिन यूज बहुत कम हुआ, ठीक है। तो ये देखो, चार्ज पास कितना किया और चार्ज यूज कितना हुआ, इन दोनों का डिवाइड मल्टीप्लाई में 100, ये होता है करंट एफिशिएंसी। करंट एफिशिएंसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, मास एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, जितना मास प्रोड्यूस हुआ सच में, मास दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस होना चाहिए था, इनटू 100। इसको भी चार्ज एफिशिएंसी बोल सकते हैं। कि मान लो कि मैंने ये भी एक मतलब हायर लेवल पर आता है, कि वैसे तो हमने देख लिया कि मान लो मैंने 1 कूलम करंट फ्लो कर दिया, ठीक है, और उसके अंदर मैं मानता हूं कि 1 ग्राम मास जो है वो डिपॉजिट हो गया या नीचे गिर गया, ठीक है। जिंक और कॉपर वाला एग्जांपल ले सकते हो आप। अब मैं क्या करता हूं कि एक्चुअल में होना चाहिए था 1.5 ग्राम मास डिपॉजिट 1 कूलम चार्ज के अंदर, तो बट यहां तो सिर्फ 1 ग्राम ही हो रहा है। तो कुछ मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? वो कहीं ना कहीं एक्चुअल में कुछ गड़बड़ होती है कि उसने चार्ज लिया ही नहीं। आपने पास तो कर दिया, बट वो चार्ज वेस्ट में चला गया। तो यहां पर वही है, मास जितना एक्चुअल में प्रोड्यूस हुआ, कि मान लो कि एक्चुअल में तो 1 ग्राम प्रोड्यूस हुआ, और जितना होना चाहिए था, शुड बी 1.5 होना चाहिए था। तो मतलब 1.5 ग्राम अगर मास प्रोड्यूस होना चाहिए, तो एक्चुअल में 1 ही ग्राम प्रोड्यूस होता है। ये हमारी एफिशिएंसी है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा 100, ये परसेंट में आ गया। फिर समझ में आ गया है क्या चीज है? यस सर। ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज है, दोनों फॉर्मूलाज आपको ये भी याद होने चाहिए। अब इसका एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से आपको बहुत बेटरली समझ में आएगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज लिबरेटेड एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, इफ 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय 5.79 एम्पियर करंट फॉर 10,000 सेकेंड्स। टाइम दे रखा है, तो Q इक्वल ZIT होता है, उससे आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे निकाला इसने? अब देखो, 5.79 एम्पियर करंट मल्टीप्लाई में टाइम, करंट इनटू टाइम क्या होता है भाई? चार्ज। Q इक्वल I इंटू टी, करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो ये करंट था एम्पियर में। अब ये ध्यान रख लेना, करंट जो है वो एम्पियर के अंदर होता है, आई एम्पियर में होता है, टाइम सेकंड में होता है। एम्पियर और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार्ज आ जाएगा। चार्ज होता है कूलम में। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। तो हमने चार्ज निकाला Q इक्वल आई टी करके। तो यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, तो वो हुआ है Q इक्वल आई इंटू टी। आई इंटू टी को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो आपके पास ये आ गया, डिवाइडेड बाय फेराडे, 1 फेराडे। इसको 1 फेराडे से हम डिवाइड कर देते हैं, तो वो इक्वल आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी मोल में। ये समझ में आया? जब Q को आप सिंपली, ये Q नहीं लिखूंगा अब मैं से, आई टी डिवाइड बाय फेराडे जो है वो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये फिजिक्स के फॉर्मूले से रिलेट करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सामने आ गए 0.6। ये बात समझ में आई बेटा? अब ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना, अगर ये यहाँ आ रहा है क्वेश्चन में तो यहीं से याद रख लो कि I इंटू टी डिवाइड बाई फेराडे जो होता है नंबर ऑफ मोल्स होता है। क्योंकि फेराडे क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है वो फेराडे होता है। देखो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज है इक्वल होता है 1 फेराडे, ठीक है। अब आपके पास में मान लो Q जो है वो I इंटू टी है, ये है चार्ज, ठीक है। इतना ही चार्ज है कूलम में, ये समझ यस में सर। आया है ना? तो Q जो है I इंटू टी है, ये टोटल चार्ज है।
टोटल चार्ज, और फेराडे 1 मोल ऑफ चार्ज जो है वो इक्वल होता है 1 फेराडे। ठीक है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। कैसे निकालोगे? 1 फेराडे से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे ना? यस सर, आ जाएंगे। कैसे आएंगे वो देखो। टोटल चार्ज मान लो IT टोटल चार्ज है 1 फेराडे इक्वल होता है 1 मोल। 1 फेराडे चार्ज, इसको चार्ज गए 1 फेराडे, रुको सही तरीके से लिखते हैं, 1 फेराडे चार्ज इक्वल होता है 1 मोल। ठीक है, ये अब आपको पता है। टोटल चार्ज आपको पता है कि वो IT के इक्वल है, तो अगर मैं IT टोटल चार्ज को डिवाइड कर दूं 1 फेराडे से तो इक्वल आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के, इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? यस सर। ये फॉर्मूले समझ में आया ना? तो यहाँ पर यही इसको यूज किया है, इसके नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहले तो इसने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ इसने नंबर ऑफ मोल्स निकाली। IT बाय 1 फेराडे जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो यहाँ हमने नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। ठीक है, उसने दिया था हमें करंट, टाइम दिया था, करंट और टाइम को यूज किया और हमने नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय फेराडे किया, नंबर ऑफ मोल निकल गए। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैसेस लिबरेटेड STP के ऊपर 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन CuSO4 का। तो कॉपर क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्लियर है ये चीज? यस सर। 0.2 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, तो 0.2 मोल सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, तो 0.2 मोल में 1 मोल कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 0.2 मोल कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 0.4 मोल। ये समझ में आया? यस सर, आ गया। है ना? 0.2 यानी ये 4 मोल जो है ये डबल करता है 1 के मुकाबले, तो 0.2 उसने गिवन था हमारे पास। तो यानी हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास? मोल्स हमारे पास हैं, तो 0.4 मोल कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से हमें कॉपर के 2 मोल इलेक्ट्रॉन कॉपर को चाहिए ताकि वो बन सके। वाटर, अब देखो दूसरी रिएक्शन क्या बोल रहा हूँ। वाटर लिक्विड है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 OH नेगेटिव आयन बनाएगा। ये इसकी रिएक्शन होगी कॉपर सल्फेट में। वाटर होता है विनोदिस। कैथोड और एनोड पर क्या होता है, वो उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग वाटर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 OH नेगेटिव आयन बनाएगा। ये आपको लर्न रखना पड़ेगा। अब 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन जो 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर यूज होते हैं तो 1 मोल हाइड्रोजन लिबरेट होती है बैलेंस्ड इक्वेशन से। ये समझ में आया? 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर लिबरेट होते हैं तो 1 मोल हाइड्रोजन बनती है। तो यहाँ 0.2 मोल, हमें पता है टोटल इलेक्ट्रॉन 0.2 मोल कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट 0.2 मोल है, तो 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लिबरेट होंगे तो 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट STP निकलेगी। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब एनोड के ऊपर 2 वाटर के मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, 4 हाइड्रोजन और जो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ये दोनों रिएक्शनें याद रख लेना। तो यहां से अब आपको पता लगेगा 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये रहा 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 मोल बैलेंस इक्वेशन के ऊपर 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। 0.6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मोल ऑक्सीजन लिबरेट करेंगे? 0.6 हमने यहाँ निकाला था टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हमारी रिएक्शन के अंदर लिबरेट होते हैं, तो वो कितने आएंगे? 0.6 इलेक्ट्रॉन्स 0.15 मोल ऑफ ऑक्सीजन। टोटल मोल कितने हो गए? 0.25 है। ये गिवन था क्या? नहीं, ये कहां से निकाला भाई टोटल मोल? सबको जोड़ दिया। 0.15 प्लस दूसरे मोल कहां पर है? 0.10, 0.6 और 0.4। देखो भी कहा, ये रहा 0.4 मोल, तो ये रहे। ठीक है, 0.6 मोल वो रहे ऊपर, 10 हो गए, और 15 मोल अभी हमने 15 में निकाले थे, 0.15 मोल ये रहे। ठीक है, टोटल मोल कितने आ गए? 0.25 मोल। टोटल मोल, टोटल वॉल्यूम 5.6 लीटर आएगा। 0.25 मोल में कितने लीटर होगा ये आप निकाल सकते हो। कैसे? 24 कितना होता है भाई? 1 लीटर वॉल्यूम 1 मोल के अंदर कितना होता है? 22.7। 4 लीटर गिनेंगे STP के ऊपर अगर हम Yes, sir. एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं। इतने लीटर के अंदर क्या होता है? 1 मोल होता है ना? 1 मोल में इतने लीटर है, तो 0.25 में कितना होगा? 0.25 मोल के अंदर कितने लीटर होगा? तो 22.4 को 0.25 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा इसका
100, यहाँ नीचे आ गया 10, 25 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 चौके 100, 25 दूना 50 और 10 35, 3 25 दूना 50 और 3 53,000, 5.3 5.6 आ रहा है यहाँ तो। हमारा गलत आ रहा है क्या? 22.7 तो नहीं आएगा यहाँ? नहीं सर 4 ही आएगा, उसके बाद अगर 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 5.6। आ रहा है क्या? चलो ठीक है फिर तो, 1 मिनट, फिर भी मैं 22.4 मल्टीप्लाई में 22.4 मल्टीप्लाई में 0.25, ये हो क्यों नहीं रहा भाई? 22, मेरा कैलकुलेटर हैंग हो रहा है क्या? 22 कैलकुलेटर नहीं चल रहा। चलो ठीक है, आपका सही आ गया ना, अगर वो आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं अपने को। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल मोल आ जाएंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, यस और नॉट? इंटरेस्टिंग नहीं, यस थोड़ा सर। टफ लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर आज एंड करते हैं, ठीक है। इसमें काफी सारे फॉर्मूले भी आ चुके हैं। देखो इस बुकलेट का ये फायदा है कि आपको यहाँ सोल्ड क्वेश्चंस भी देंगे, मिलेंगे, और सोल्ड क्वेश्चन अच्छे लेवल वाले मिलेंगे, जिनको करने में आपको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी, और ये अगर कर लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, थोड़ा हैवी हो जाएगा। मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ कि क्या क्या हमने किया है। तो देखो भी, एक तो इस फॉर्मूले का यूज किया इस क्वेश्चन के अंदर, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, इनकी रिएक्शन है थोड़ा एक्सपेंड करके, आप थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके दोबारा से लिखना, आपको समझ आएगा। करंट एफिशिएंसी, चार्ज एक्चुअली यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड बाय चार्ज पास्ड इनटू 100, या फिर एक्चुअल मास कितना हुआ डिवाइड बाय जितना मास होना चाहिए था इनटू 100। एक तो ये है फॉर्मूला। फर्दर फैराडे फर्स्ट लॉ है, W इक्वल जेड इंटू क्यू होता है, जेड की वैल्यू इक्विवेलेंट मास बाय 1 फैराडे है, और मल्टीप्लाई में I इंटू टी, क्यू की जगह पर I इंटू टी पुट कर सकते हैं। बस ये दो फॉर्मूलेज याद कर लीजिए, इतना काफी है। ठीक है, ये सारी कहानी उन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रही है। और इक्विवेलेंट मास कैसे होता है? मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर है, यहाँ n फैक्टर उनको दिखा रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना होता है। ठीक है, ये था फैराडेज लॉ। इससे पहले अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसमें हमारे क्वेश्चंस थोड़े से गलत आ रहे थे, डोंट वरी। ठीक है, इसको मैं देखता हूँ कि इसकी क्या कहानी है। और फर्दर उससे पहले था वर्क डन, ये हम कर चुके हैं। वर्क डन का ये क्वेश्चन आप लोग ये कर लेना, ये भी वही है वर्क डन का टोटल क्वेश्चन, शायद वही सेम ही क्वेश्चन दे रखा होगा, है ना। और KSP, अब यहाँ हमने जो नया कॉन्सेप्ट इसमें सीखा, KSP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है। सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों सेम चीजें हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ वही चीज दिखा रखी है, उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया है, तो आप वो डेरिवेशन जरूर कर लेना, कहाँ से कैसे डिराइव हुआ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला। फर्दर नरनेस्ट इक्वेशन, कंसंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं, उसकी नरनेस्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, और कैसे K और KSP इक्वल होते हैं, बस यही हमने डिस्कस किया। तो कंसंट्रेशन सेल्स के ऊपर जरूर ध्यान दे लेना, उनकी इक्वेशन कैसे आई है। प्रेशर की फॉर्म में P1 बाई P2, P1 ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन की फॉर्म में C1 बाई C2, C1 कम होगा, C2 ज्यादा होगा। बस इतना ही है, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल किया है उसको सॉल्व कीजिए, प्लस अपने सॉल्यूशन वाले लेसन के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दोबारा से सॉल्व करना, सारे के सारे आपको सॉल्व करने हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को फोटो क्लिक करके भेजो, ताकि मैं उसको सॉल्व करवा सकूं। संडे को टेस्ट है, और उस टेस्ट में मेरे को सबके नंबर अच्छे चाहिए। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, तो मैं अभी इसका वो बंद कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, फिर आपका कोई डाउट है तो डाउट लेंगे, ठीक है।